आज हम बीएड सेकेंड ईयर ज्ञान एवं पाठ्यक्रम पेपर 6B के अंतर्गत यूनिट सेकेंड का अपना टॉपिक हिल्डा टाबा का पाठ्यक्रम विकास प्रतिमानों के भागों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में हम इनके 5 भागों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो आज के जो पाठ हैं वो छठा और सातवां, क्योंकि टाबा ने हिल्डा अपने पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमानों को 7 भागों में विभाजित किया है। पिछले वीडियोस में हम 5 भागों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। पहला था आवश्यकताओं की पहचान, दूसरा था लक्ष्यों का निरूपण, तीसरा विषय वस्तु का चुनाव, फोर्थ विषय वस्तु का संगठन, फिफ्थ अधिगम अनुभवों का चयन। इन 5 के बारे में हम पिछले वीडियोस के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है छठा पॉइंट, जो है टाबा के प्रतिमानों में से अधिगम अनुभवों का संगठन। इन्होंने इस सोपान में जो भी अधिगम अनुभव पाठ्यक्रम के लिए चयन किए जाते हैं उनको क्रमबद्ध एवं संगठित रूप में प्रदान करने का कार्य किया जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी अधिगम अनुभव संगठित होकर रहेगा तो उसका क्रम सरल से कठिन की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा, जिससे छात्र की पाठ्यक्रम में रुचि बनी रहेगी। पाठ्यक्रम का निर्माण ऐसे बनाया जाना चाहिए जिससे सबसे पहले छात्र की उसमें रुचि विकसित हो जाए। अगर उसमें रुचि ही नहीं रहेगी तो पाठ्यक्रम का कोई मतलब नहीं है, वो बेअर्थ रहेगा। उसका अधिगम स्तर भी, इससे क्या होगा, पाठ्यक्रम में उसकी रुचि बढ़ेगी तो उसका अधिगम स्तर भी उच्च स्तर पर होगा। तो इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से टाबा जी ने समझाने का प्रयास किया है। शिक्षक को, सबसे पहले शिक्षक का दायित्व तो ये होना चाहिए कि छात्र जो कुछ भी अधिगम गतिविधियों के बारे में अपनी प्रस्तुतिकरण दे रहा है, शिक्षक उन अधिगम गतिविधियों को क्रमबद्ध रूप से प्रदान करे, जिससे छात्र सरल से कठिन की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हुए अपने अधिगम स्तर को उच्च बना सके। इसके साथ साथ शिक्षक द्वारा इनमें अपेक्षित सुधार भी करना चाहिए। शिक्षक द्वारा अपने विद्यार्थी जीवन के अनुभवों तथा शिक्षा व्यवस्था से संबंधित अनुभवों को क्रमबद्ध एवं संगठित रूप में पाठ्यक्रम में स्थान प्रदान करना चाहिए, क्योंकि अनुभवों का जो आधार रहेगा उससे वो ज़्यादा प्रभावी रूप से पाठ्यक्रम में उसका निर्माण करने में उसको सहायता मिलेगी। इससे शिक्षकों द्वारा छात्रों को उन अधिगम गतिविधियों को उपलब्ध कराया जाएगा जो कि उपयोगी एवं श्रेष्ठ हैं, तथा शिक्षक ने जिस अधिगम समस्याओं का सामना किया है उन अधिगम समस्याओं का सामना वह अपने छात्रों को नहीं करने देगा। इस प्रकार पाठ्यक्रम का विकास संभव होगा और छात्रों को अधिगम स्तर उच्च स्तर का होगा। शिक्षा शास्त्रियों द्वारा अपने अनुभवों के आधार पर विविध प्रकार के अनुभवों को विचारों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इन विचारों को शिक्षक द्वारा आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने जो भी अधिगम संबंधी अपने अनुभव बताए हैं उनको शिक्षक बच्चों की आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार ही उसको प्रयोग करेगा। शिक्षा शास्त्रियों के विचारों के आधार पर उपलब्ध कराई जाने वाली अधिगम गतिविधियाँ, ऐसे विभिन्न अधिगम जो गतिविधियाँ बताई हैं वो छात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने अधिगम गतिविधियाँ सीखी, पढ़ी और उनका कहीं भी आपने उसका यूज़ कर लिया। छात्रों के स्तर के अनुकूल, उनका स्तर देखकर ही उन अधिगम गतिविधियों का प्रयोग होना चाहिए। इससे प्रत्येक छात्र के लिए पाठ्यक्रम सरल एवं स्वाभाविक रूप से विकसित होगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि पाठ्यक्रम को सरल एवं स्वाभाविक रूप से विकसित करना है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एवं शिक्षा व्यवस्था के विविध पक्षों पर विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। इन विचारों के आधार पर ही अधिगम गतिविधियाँ उपलब्ध होती हैं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत विचारों एवं तथ्यों को क्रमबद्ध एवं सुसंगठित रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तब छात्रों के लिए प्रस्तुत पाठ्यक्रम का विकास सरल एवं स्वाभाविक रूप में संपन्न होता है। जैसे कुछ अभिभावक अपने अधिगम अनुभव प्राथमिक स्तर के संदर्भ में सुनाते हैं, तो कुछ अभिभावक अपने अधिगम अनुभव उच्च प्राथमिक स्तर के संदर्भ में भी सुनाते हैं। इसमें क्या होगा, अनुभवों को प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर विभाजित करके छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तो पाठ्यक्रम प्रभावी रूप से विकसित होगा। तो ये हमारा छठा पॉइंट था। सातवां है, इसमें क्या मूल्यांकन करना है और किस रास्ते से, जो कि मूल्यांकन सबसे
महत्वपूर्ण बिंदु है। इन सब चीज़ों के बाद सबसे जो अंतिम बिंदु जो आता है और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो आता है वो मूल्यांकन। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि मूल्यांकन क्या करना है, किस रास्ते से करना है, किन साधनों से करना है, ये पाठ्यक्रम के द्वारा ही निश्चित किया जाना चाहिए। तो टाबा का ये सोपान उसके पाठ्यक्रम विकास प्रतिरूप का अंतिम सोपान है, जिसमें वह इस तथ्य का निश्चित करता है कि मूल्यांकन प्रक्रिया का स्वरूप किस प्रकार होना चाहिए। यहाँ उन्होंने सारी चीज़ों को पूरी तरीके से क्लियर किया है, क्योंकि मूल्यांकन प्रक्रिया जितनी अधिक प्रभावी रूप में और प्रभावी विधि द्वारा संपन्न होगी, उतना ही वो लक्ष्य प्राप्ति का सार्थक मूल्यांकन कर सकेगी। मूल्यांकन के आधार पर उन उद्देश्यों की प्राप्ति का पुनः प्रयास किया जा सकेगा जिन उद्देश्यों को लेकर हमने पाठ्यक्रम तैयार किया है। अतः मूल्यांकन का स्वरूप प्रभावी एवं व्यापक रूप में संपन्न होना चाहिए। यहाँ कुछ तथ्य बताए हैं, जैसे सर्वप्रथम पाठ्यक्रम में उन उद्देश्यों, तथ्यों एवं गतिविधियों को निश्चित करना चाहिए जिनका मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्रायः महत्वपूर्ण तथ्यों, उद्देश्यों का मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि इन उद्देश्यों को प्राप्त करने पर ही छात्रों के बारे में यह स्वीकार किया जाएगा कि वह उस विषय का सामान्य ज्ञान रखता है। जैसे विज्ञान विषय के मूल्यांकन में छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास का मूल्यांकन अनिवार्य रूप से करना आवश्यक हो जाता है। इसके पश्चात मूल्यांकन के बारे में यह निश्चित करना चाहिए कि पाठ्यक्रम में छात्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया का स्वरूप सतत मूल्यांकन के रूप में, व्यापक मूल्यांकन के रूप में होगा, दक्षता आधारित मूल्यांकन के रूप में होगा या सामान्य मूल्यांकन के रूप में होगा। इस आधार पर मूल्यांकन की संपूर्ण प्रक्रिया का ज्ञान पाठ्यक्रम के माध्यम से हो सकेगा और छात्रों के लिए मूल्यांकन का स्वरूप उनके स्तर के अनुकूल निश्चित हो पाएगा। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। मूल्यांकन संसाधन के बारे में भी यह पूर्ण निश्चित कर लेना चाहिए। जैसे मूल्यांकन की प्रक्रिया के लिए प्रयोगशाला की उपलब्धता एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के मूल्यांकन के लिए उससे संबंधित संसाधनों की उपलब्धता पर विचार कर लेना चाहिए कि जिस संसाधनों के द्वारा हम मूल्यांकन की प्रक्रिया को प्रभावी बना सकते हैं और उसका स्वरूप और प्रक्रिया उसके आधार पर निश्चित कर सकते हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया में विश्वसनीयता का समावेश होना चाहिए, जिससे कि मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति के विचारों एवं पूर्वाग्रहों का पर मूल्यांकन का प्रभाव न पड़े। इसके लिए बहुविकल्पीय, मल्टीपल चॉइस वाले, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स आदि प्रश्नों को उपयुक्त समझा जाता है, जिससे क्या है मूल्यांकन विश्वसनीयता के रूप में प्रस्तुत हो पाएगा। तो इस हिल्डा टाबा के जो पाठ्यक्रम विकास प्रतिरूप जो बताए हैं, वो इससे जो हमने सात जो प्रतिमान अब तक हमने पढ़े हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि इनके पाठ्यक्रम विकास प्रतिरूप में छात्रों की आवश्यकताओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जो पाठ्यक्रम या शिक्षा व्यवस्था छात्रों की शैक्षिक एवं अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ होती है, वह अधिक समय तक स्थायी रूप में नहीं रह सकती। उसमें परिवर्तन अनिवार्य रूप से ही होना चाहिए और होगा। उस पाठ्यक्रम को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है जो कि छात्रों की शैक्षिक एवं अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो। इस प्रकार के पाठ्यक्रम के द्वारा छात्र ही नहीं वरन समाज एवं राष्ट्र का भी कल्याण संभव होगा। अतः आवश्यक है कि छात्रों की आवश्यकताओं को आधार मानकर ही पाठ्यक्रम का विकास किया जाना चाहिए। इन 7 प्रतिमानों में हिल्डा टाबा जी ने अपनी जो महत्वपूर्ण तथ्य है, उन्होंने यही बताया है कि छात्रों की आवश्यकताओं को आधार मानकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। तो ये हमारा हिल्डा टाबा के जो पाठ्यक्रम विकास प्रतिरूप संबंधी जो प्रतिमान थे, वो अब टॉपिक ये हमारा क्लियर हो गया है और ये हिल्डा टाबा से संबंधित ये भी हमारा टॉपिक आज क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो आपके सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक है, फिलिप डब्ल्यू जैक्सन की पाठ्यक्रम विकास प्रतिरूप संबंधी अवधारणा। ये हम आने वाले वीडियोस में इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि 4 जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने विचार पाठ्यक्रम विकास प्रतिमान के संबंध में प्रस्तुत किए हैं और ये हमें चारों ही पढ़ने हैं और ये आने वाली परीक्षा की दृष्टि से भी और आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें भी इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए इनका अध्ययन बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए और ध्यानपूर्वक करना ही है, ताकि हम अपने इस टॉपिक को क्लियर करके ये क्या क्या इनके विचार हैं पाठ्यक्रम विकास। नहीं तो अगर हम इसका अध्ययन नहीं करेंगे
टॉपिक को क्लियर नहीं करेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए कुछ मिलते जुलते भी हैं, लेकिन इनके कुछ तथ्य एक दूसरे से काफ़ी भिन्न हैं। तो इसलिए इन चारों को हमको अच्छे से अध्ययन करना है और अपनी जो भी टॉपिक हैं, अपने कॉन्सेप्ट हैं, वो क्लियर करके इन चीज़ों को, कन्फ्यूजन को दूर करना है। तो आज के लिए इतना। गुड डे।